अभी हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा लड़कियों के हिजाब पहनने के खिलाफ फैसला दिया गया। इसके संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे और एडिटोरियल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कर्नाटक हाई कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल उल्टा है। यानी कि एडिटोरियल कहता है कि भाई अगर वे हिजाब पहनना चाहती हैं तो उन्हें पहनने दिया जाए। अब हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो देखेंगे इसेंशियली फ्लॉड, यानी कि वास्तव में अनिवार्य रूप में, फ्लॉड का मतलब होता है दोषपूर्ण होना, यानी कि इसमें कोई दोष है, कोई त्रुटि है, यानी कि ये जो फैसला आया है उसे आप पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते। क्यों? आगे एडिटोरियल पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट को समझाया गया है। कर्नाटका हाई कोर्ट रूलिंग, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, रूलिंग का मतलब है फैसला, ऑन हिजाब, हिजाब के संबंध में, फेल्स। तो ये फैसला जो है इस बात को देखने में फेल रहा है, टू रिकॉग्नाइज, इस बात को नहीं पहचाना गया इस फैसले को देते वक्त, द नीड फॉर रीजनेबल अकोमोडेशन, कि इस बात की ज़रूरत है, किस बात की ज़रूरत है, एक वाजिब, रीजनेबल का मतलब है वाजिब, अकोमोडेशन का मतलब है एक तरीके का अरेंजमेंट, एक तरीके की व्यवस्था, कि भाई अगर हमें लगता है कि कोई वाजिब अकोमोडेशन किया जाना चाहिए, कोई वाजिब अरेंजमेंट को अलाउ किया जाना चाहिए, है ना, तो उसको कर देना चाहिए। अगर कोई बात वाजिब अगर हमें नज़र आती है, तो अगर हमें लगता है कि भाई हाँ ये वाजिब है, इसको एडजस्ट किया जा सकता है, इस अरेंजमेंट को हम कर सकते हैं, किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको अलाउ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर एडिटोरियल कहता है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला है हिजाब के संबंध में, वो इस बात को पहचानने में फेल रहा है कि हमें ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, फॉर रीजनेबल अकोमोडेशन, कि अगर कोई वाजिब अरेंजमेंट हो सकता है तो उसको अलाउ किया जाए। द कर्नाटका हाई कोर्ट वर्डिक्ट अपहोल्डिंग द बैन on the wearing of headscarves by students in educational institution is wrong on many levels। ये पहले तो ये देखना ये इज़ किसके लिए आया है, ये इज़ आया है इस फैसले के लिए, इस वर्डिक्ट के लिए आया है इज़, ये ध्यान में रखना कि कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला है, वर्डिक्ट यानी फैसला, अपहोल्डिंग, अपहोल्ड का मतलब है किसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए, है ना, उस चीज़ को मेंटेन करते हुए। तो किस चीज़ को सपोर्ट करते हुए आया है कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला? द बैन ऑन द वियरिंग ऑफ द हेड स्कार्स, ये हेड स्कार्स का मतलब है यहाँ पे हिजाब, कि जो हिजाब पहनने के ऊपर जो बैन लगाया गया था उसी को सपोर्ट किया है कर्नाटक हाई कोर्ट ने। हिजाब किनके द्वारा पहना जा रहा था? स्टूडेंट्स के द्वारा, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थाओं में। तो ये जो फैसला है इज़ रॉन्ग ऑन मैनी लेवल्स, एडिटोरियल के अनुसार ये फैसला जो है गलत है और कई लेवल्स पे गलत है। द मैनर इन विच इट फ्रेम्ड द क्वेश्चंस, द मैनर इन विच इट फ्रेम्ड द क्वेश्चंस अराइजिंग फ्रॉम, देखो अराइज फ्रॉम का मतलब है कि ये प्रश्न कहाँ से उठ रहे हैं, ये प्रश्न कहाँ से खड़े हो रहे हैं, ये प्रश्न कहाँ से जो है पैदा हो रहे हैं। द मैनर इन विच इट फ्रेम, अब यहाँ पे ये जो शब्द दिया गया है फ्रेम, है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई जिस तरह से आपने क्या है इन प्रश्नों को रखा गया है ना, कि अगर जैसे हम कहते हैं ना फ्रेम अ सेट ऑफ रूल्स या फ्रेम अ प्लान या फ्रेम अ सिस्टम, इसका मतलब है उस चीज़ को क्रिएट करना, है ना। तो जिस तरह से अदालत के द्वारा, द मैनर इन विच इट फ्रेम्ड द क्वेश्चंस, इसने प्रश्नों को देखा है, अराइजिंग फ्रॉम यानी कि जो प्रश्न उठ रहे हैं, फ्रॉम द कंट्रोवर्सी, इस विवाद से पैदा हुए हैं, ओवर, किस बात को लेकर विवाद हुआ? मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स वियरिंग द हिजाब अंडरमाइंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, ओवर मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स। भाई ये विवाद किस बात को लेकर हुआ था कि मुस्लिम कुछ लड़कियां हैं, वे क्या कर रही थी, वियरिंग द हिजाब, है ना, उनके हिजाब पहनने को लेकर ये विवाद पैदा हुआ। तो जिस तरीके से अदालत के द्वारा इन प्रश्नों को लिया गया है ना, कौन से प्रश्न हैं? ये प्रश्न हैं मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने से संबंधित। तो जिस तरह से इन प्रश्नों को अदालत ने देखा है, अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, किसी के महत्व को कम करना।
तो ये किस चीज़ को कमज़ोर करता है, किस चीज़ के महत्व को कम करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, कि हमारे जो संवैधानिक सिद्धांत हैं उनको कमज़ोर करता है। यानी कि जिस तरह से अदालत ने इस पूरे मैटर को देखा है, इस मैटर से जुड़े हुए प्रश्नों को देखा है, तो इस तरह से देखा गया है कि वह हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, हमारे जो संवैधानिक सिद्धांत हैं, उनको कमज़ोर करता है। द कोर्ट फेल्ड टू एग्जामिन, कि अदालत जो है इस बात को निरीक्षण करने में जो है फेल रहा, वेदर, कि क्या द वियरिंग ऑफ द हिजाब, कि हिजाब का पहनना, इन एडिशन टू का मतलब है के अलावा, के अतिरिक्त, द प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है जो निर्धारित की गई है, कि जो यूनिफॉर्म, जो स्कूल ड्रेस या कॉलेज ड्रेस निर्धारित की गई है, उसके अलावा हिजाब का पहनना, बट विदाउट एनी वेरिएशन इन कलर, और आप उसी कलर का हिजाब पहनते हो जिस कलर की आपकी ड्रेस है। वेरिएशन का मतलब है कोई परिवर्तन भी देखने को नहीं मिलता कलर में, यानी कि हिजाब जो पहन रहे हो आप उसी कलर का पहन रहे हो जिस कलर की आपकी स्कूल ड्रेस है। तो यहाँ पर एडिटोरियल कहता है कि वेदर द वियरिंग ऑफ द हिजाब वाज, हिजाब का पहनना, वाज अ ग्राउंड का मतलब है आधार, टू रिफ्यूज एंट्री टू अ स्कूल और कॉलेज, कि क्या हिजाब का पहनना एक पर्याप्त आधार है जिसके आधार पर हम रिफ्यूज कर दें, मना कर दें एंट्री इनटू अ स्कूल और कॉलेज, कि व्यक्ति या कोई भी जो स्टूडेंट्स है, क्या उसकी एंट्री को स्कूल या कॉलेज में रोकने का क्या ये पर्याप्त आधार है, कि किसी का हिजाब पहनना पर्याप्त आधार है कि हम उस व्यक्ति की एंट्री को स्कूल या कॉलेज में रोक दें। द बेंच एग्जामिन्ड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू डिसएग्री विथ द स्टूडेंट्स क्लेम, द बेंच एग्जामिन्ड, कि जो पीठ है, हाई कोर्ट की जो पीठ है, उसने इस बात को देखा, एग्जामिन, इस बात का परीक्षण किया, वर्सेस फ्रॉम द कुरान, कि जो कुरान की आयतें हैं, देखो वर्स का मतलब होता है श्लोक या फिर आयत, वर्सेस फ्रॉम द कुरान, कि कुरान में जो आयत है और उन आयतों के आधार पर बेंच ने जो है इस बात से डिसएग्री किया, डिसएग्री यानी असहमत होना, विथ द स्टूडेंट्स क्लेम, कि जो स्टूडेंट्स ने दावा किया था उस दावे से पीठ जो है असहमत नजर आई। क्या था स्टूडेंट्स का दावा? स्टूडेंट्स का दावा था दैट वियरिंग द हिजाब वाज एन इसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम, कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रैक्टिस है, इस्लाम में एक अनिवार्य प्रैक्टिस, यानी कि स्टूडेंट्स का दावा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रैक्टिस है, और अदालत ने कहा कुरान की आयतों का हवाला देते हुए कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह इसेंशियल प्रैक्टिस के अंतर्गत नहीं आता। एंड दैट देयरफॉर इट वाज एंटाइटल्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, और इसलिए स्टूडेंट्स ने क्या कहा कि भाई ये हिजाब पहनना जो है इस्लाम की एक अनिवार्य प्रथा है, और इसीलिए एंड देयरफॉर इट वाज एंटाइटल्ड, स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई वे जो है इस बात के हकदार हैं, एंटाइटल्ड का मतलब होता है हकदार होना, टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, कि उन्हें संवैधानिक संरक्षण दिया जाए, एज पार्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता के तहत, अंडर आर्टिकल 25, भाई संविधान का आर्टिकल 25 जो है आपको रिलीजियस फ्रीडम देता है। स्टूडेंट्स ने कहा कि हिजाब पहनना जो है यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का ही एक पार्ट है, अतः इस बात को प्रोटेक्शन दिया जाए। बट इज दैट द रियल इशू, एडिटोरियल पूछता है, यहाँ पर एडिटर कहते हैं कि क्या वास्तव में ये मुद्दा है, बट इज दैट द रियल इशू, क्या यही वास्तविक मुद्दा है? द कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन, कोर्ट ने जो है स्टूडेंट्स के आर्ग्यूमेंट को खारिज कर दिया, इन फेवर ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन, इन फेवर ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन, कि वाजिब एक अरेंजमेंट है ना, कि भाई रीजनेबल अकोमोडेशन, भाई स्टूडेंट्स ने मांग की थी कि भाई एक वाजिब जो है अकोमोडेशन अलाउ किया जाए, अकोमोडेशन का मतलब है यहाँ पे एक अरेंजमेंट, रीजनेबल का मतलब है वाजिब, तो द कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन, तो कोर्ट ने जो है मना कर दिया इस बात को लेकर, इस आर्ग्यूमेंट को खारिज कर दिया। बाय विच अ प्लूरलिस्ट सोसाइटी में अलाउ द क्लासरूम टू रिफ्लेक्ट
सोशल डाइवर्सिटी। अब एडिटोरियल यहाँ पे कहता है कि भाई एक रीजनेबल अकोमोडेशन जो है उसे अलाउ किया जाना चाहिए बाय विच अ प्लूरलिस्ट सोसाइटी, कि भाई जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वह प्लूरलिस्ट है। प्लूरलिस्ट का मतलब है बहुलवादी है, यानी कि उसमें डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं। तो ये जो प्लूरलिस्ट सोसाइटी है वह अलाउ कर सकती है ना, क्लासरूम को भी जो है अलाउ कर सकती है। टू रिफ्लेक्ट का मतलब है दिखाना, प्रदर्शित करना। सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता। विदाउट अंडरमाइनिंग, अंडरमाइन का मतलब है किसी चीज़ के महत्व को कमज़ोर करना, कमज़ोर बनाना किसी चीज़ को। विदाउट अंडरमाइनिंग द सेंस ऑफ इक्वलिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स, कि जो समानता की भावना है स्टूडेंट्स के बीच में, इसे कमज़ोर किए बिना, समानता की जो भावना है द सेंस ऑफ इक्वलिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स, इसको कमज़ोर किए बिना हमारी जो प्लूरलिस्ट सोसाइटी है वह क्लासरूम में भी कुछ हद तक जो है इस विविधता को अलाउ कर सकती है। अपरल नॉर्म्स, अपरल का मतलब है आपके परिधान, आपके कपड़े। अपरल नॉर्म्स की परिधान से संबंधित या फिर कपड़ों से जुड़े हुए जो नियम हैं, मे बी नीडेड इन क्वालिफाइड पब्लिक प्लेसेस सच एज स्कूल्स, कि कपड़ों से संबंधित जो नियम हैं उनकी ज़रूरत हो सकती है इन क्वालिफाइड पब्लिक प्लेसेस, कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि स्कूल्स हैं। बट देर इज़ नो रीज़न, लेकिन कोई कारण नज़र नहीं आता टू नॉट अकोमोडेट, कि क्यों हम जो है एडजस्ट ना करें, क्यों हम एक अरेंजमेंट ना बिठाएं। टू नॉट अकोमोडेट द चॉइस ऑफ एन एडिशनल पीस ऑफ क्लॉथिंग, कि अगर कोई लड़का है या लड़की है, अगर वो चुनाव करता है द चॉइस ऑफ एन एडिशनल पीस ऑफ क्लॉथिंग, कि एक अतिरिक्त जो है कपड़े का कोई टुकड़ा है उसका अगर चुनाव करना चाहता है स्टूडेंट्स, तो उसको हम अलाउ न करें, ऐसा न करने देने का कोई कारण नज़र नहीं आता। यहाँ पर ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना, बट देर इज़ नो रीज़न, बट देर इज़ नो रीज़न, इस बात का कोई कारण नज़र नहीं आता हमें कि हम क्यों इस चीज़ को अलाउ ना करें, है ना, क्यों इस चीज़ को हम अकोमोडेट ना करें, इस चीज़ को एडजस्ट ना करें, कि अगर कोई एक एडिशनल पीस ऑफ क्लॉथ को जो है चुनना चाहता है ना, दैट डज नॉट इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब है हस्तक्षेप करना, कि मान लो आपने आपकी ड्रेस में एक छोटा सा कपड़ा और चुन लिया और वो कपड़ा जो है हस्तक्षेप नहीं करता, इंटरफेयर विद द प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, कि जो यूनिफॉर्म आपके लिए निर्धारित की गई है उस यूनिफॉर्म से वो कोई अलग नहीं है ना। इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, है ना, कि भाई आपकी जो यूनिफॉर्म है उसका रंग भी वही है, सेम है, तो फिर क्यों अलाउ नहीं कर रहे उसे। इन रिजेक्टिंग द आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, इन रिजेक्टिंग द आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए, है ना, बेस्ड ऑन, कि भाई जो आर्ग्यूमेंट आधारित था फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब है आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता। द कोर्ट साइटेड, तो कोर्ट ने स्टूडेंट्स के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और ये हवाला दिया कोर्ट ने, साइटेड द एब्सेंस ऑफ एलेबोरेशन इन द प्लीडिंग्स, द एब्सेंस ऑफ एलेबोरेशन। देखो किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं ना एलेबोरेशन, तो इस एलेबोरेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को और डिटेल में एक्सप्लेन करना, है ना, द एडिशन ऑफ मोर डिटेल, द एब्सेंस ऑफ एलेबोरेशन इन द प्लीडिंग्स। दूसरा शब्द यहाँ पे आया है हमारा प्लीडिंग, है ना, तो प्लीडिंग का मतलब है यहाँ पर, हाँ देखते हैं, दूसरा शब्द है हमारे यहाँ पे प्लीडिंग। प्लीडिंग का मतलब है कोई जो अपील की जाती है ना, उसको हम बोलेंगे प्लीडिंग, है ना। द एब्सेंस ऑफ एलेबोरेशन इन द प्लीडिंग्स, की अदालत ने कहा कि भाई ये जो अपील्स की गई है इसमें और ज़्यादा डिटेल्स का अभाव है। द जजमेंट्स एम्फेसिस ऑन द यूनिफॉर्म एज एन इनवॉयलेबल सिंबल ऑफ इक्वलिटी एंड होमोजीनिटी सीम्स टू हैव ओवरवेल्म्ड। देखो द जजमेंट्स एम्फेसिस, की जो फैसला दिया गया है उसमें एम्फेसिस, जोर किस बात के ऊपर दिया गया है, एम्फेसिस के साथ में आता है ऑन द यूनिफॉर्म्स एज एन इनवॉयलेबल सिंबल, कि यूनिफॉर्म जो है क्या है, एक प्रतीक है, इनवॉयलेबल जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता,
इनवॉयलेबल का मतलब है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इनवॉयलेबल सिंबल ऑफ इक्वलिटी। एंड होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब होता है एक रूपता, कि यूनिफॉर्म जो है वह एक रूपता और समानता का प्रतीक है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो ये जो जोर दिया गया है, सीम्स प्रतीत होता है, टू हैव ओवरवेल्म्ड। देखो ओवरवेल्म का मतलब होता है कोई चीज़ जब किसी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है किसी चीज़ के ऊपर, है ना। ओवरवेल्म का मतलब है कि वो चीज़ अधिक भारी है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को ओवरवेल्म कर लेती है तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर चीज़ ने किसी अन्य चीज़ों को डिफीट कर दिया। ओवरवेल्म्ड एनी कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अकोमोडेशन। तो कुल मिला के अदालत का जो फैसला है उस फैसले में जो है ड्रेस को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है कि भाई इसका जो है उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ड्रेस से संबंधित जो नियम है ना। तो ये जो अदालत ने ये जो जिस बात पर जोर दिया है ना कि भाई जो ड्रेस है ये क्या है, ये एक इक्वलिटी का सिंबल है। तो ये जो अदालत का जोर है इस बात पे, ऐसा लगता है कि इस जोर ने डिफीट कर दिया है बाकी सारी चीज़ों को। ओवरवेल्म का मतलब है ये चीज़ अधिक भारी हो गई है। एनी कंटेंशन और अन्य जो आर्ग्यूमेंट हैं इन फेवर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अकोमोडेशन, एडजस्टमेंट से संबंधित किसी भी तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वे इस आर्ग्यूमेंट के आगे जो है फेल हो गए। अनदर क्वेश्चन टू रेज इज, एक दूसरा सवाल जो उठाया जा सकता है, रेज का मतलब है उठाना, इज वेदर कि क्या इट वॉज एट ऑल नेसेसरी कि क्या ये जरूरी था, टू इन्वॉक, इन्वॉक का मतलब है इस चीज का सहारा लेना, द इसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट इन दिस केस, कि इस केस में ये जो पूरा की पूरा मामला था इसमें इसेंशियल प्रैक्टिस कि किसी धर्म से जुड़ी हुई क्या जो है जरूरी प्रथाएं हैं, क्या इस टेस्ट को करना इस केस में जरूरी था। अब देखो एडिटोरियल आगे क्या कहता है, इफ समथिंग इज इग्रीजियसली रिलीजियस, कि मान लो कोई चीज है, इग्रीजियसली का मतलब होता है बेहद बुरी, रिलीजियस मान लो कोई चीज धार्मिक है और वो बेहद बुरी है, इट इज मोर लाइकली टू बी केप्ट आउट ऑफ द कैंपस। तो एडिटोरियल कहता है इस बात की चांसेस ज़्यादा हैं, लाइकली का मतलब है संभावना ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, केप्ट आउट का मतलब है बाहर रखना, ऑफ द कैंपस। मान लो कोई चीज़ धार्मिक है और वो बेहद ही बुरी है, तो उस बुरी चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि उसे कैंपस से बाहर रखा जाए। इफ़ यूनिफॉर्मिटी एंड एलिमिनेटिंग एनी सेंस ऑफ सेपरेटनेस आर द हेलॉड गोल्स, हेलॉड का मतलब है यहाँ पे पवित्र, कि अगर यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक रूपता, है ना, कि भाई एक रूपता लेके आना, एलिमिनेट का मतलब है किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, हटाना किसी चीज़ को, एनी सेंस ऑफ सेपरेटनेस, सेपरेटनेस का मतलब है पृथकता, कि अगर स्टूडेंट्स के अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के बीच में ये जो किसी भी तरह की पृथकता ना आए, यानी कि हम इस सेपरेटनेस को हटाना चाहते हैं और यूनिफॉर्मिटी ही हमारा गोल है, तो यूनिफॉर्मिटी हमारा, कि यूनिफॉर्मिटी एंड एलिमिनेटिंग एनी सेंस ऑफ सेपरेटनेस, कि हमारे गोल ये हैं कि क्या यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और किसी भी तरह की जो सेपरेटनेस है उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। ये अगर हमारे पवित्र गोल हैं, ये हमारे पवित्र उद्देश्य हैं, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई अगर कोई चीज़ बेहद बुरी है तो चाहे वो धार्मिक ही क्यों ना हो, उसको कैंपस से हटाने के चांसेस ज़्यादा हैं। द मैटर कुड हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट एंटरिंग द थियोलॉजिकल डोमेन। एडिटोरियल कहता है कि इस मैटर को पूरी तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, निपटाया जा सकता था। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है निपटारा करना। द मैटर कुड हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, कि इस मैटर को सॉल्व किया जा सकता था विदाउट एंटरिंग द थियोलॉजिकल डोमेन। थियोलॉजिकल का मतलब हो गया धर्मशास्त्र से संबंधित, डोमेन का मतलब हो गया क्षेत्र, कि धर्मशास्त्र से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें एंटर किए बिना इस मैटर को सॉल्व किया जा सकता था। द इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट इटसेल्फ इज अ पॉइंटलेस एक्सरसाइज, कि आवश्यक धार्मिक जो प्रैक्टिस का टेस्ट है इटसेल्फ इज अ पॉइंटलेस एक्सरसाइज, इसका कोई तुक ही नहीं बनता, ये एक पॉइंटलेस एक्सरसाइज है। एज द सुप्रीम कोर्ट हैज एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को स्थापित कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रखा है, अ
नियरली अनअटेनेबल, अनअटेनेबल का मतलब है जिसे प्राप्त न किया जा सके, नियरली मतलब ऑलमोस्ट, स्टैंडर्ड, नियरली अनअटेनेबल स्टैंडर्ड टू डिटरमिन इट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये निर्धारित करने के लगभग आप कह सकते हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या रिलीजियस प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है, यानी कि क्या बात है, क्या बातें हैं जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंतर्गत आती हैं और क्या नहीं आती हैं, ये स्थापित करना जो है ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना, नियरली अनअटेनेबल है ना स्टैंडर्ड, कि भाई ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिन्हें आप प्राप्त नहीं कर सकते। समथिंग इज एन इसेंशियल प्रैक्टिस ओनली इफ इट्स एब्सेंस और रिमूवल हैज़ द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द रिलीजन इटसेल्फ। एडिटोरियल कहता है कि किसी भी धर्म के बारे में हम कह सकते हैं कि वह इसेंशियल प्रैक्टिस है, कब? ओनली इफ इट्स एब्सेंस, कि उसका जो अभाव है, यानी कि वो जो प्रथा है उसका जो अभाव है या उसको रिमूव कर देना, उसका रिमूवल जो है, हैज़ द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द रिलीजन इटसेल्फ, कि किसी भी धर्म का कोई भी ट्रेडिशन या कोई भी कस्टम अगर उसको आपने हटा दिया और उसके हटाने से धर्म पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, तब हम कहेंगे उसे कि ये इसेंशियल प्रैक्टिस के अंतर्गत आती है। सेव फॉर अ फ्यू फंडामेंटल, सेव का मतलब है एक्सेप्ट, के अलावा, फॉर अ फ्यू फंडामेंटल्स, कि कुछ आधारभूत बातों को छोड़कर, नो रिलीजियस प्रैक्टिस, कोई भी धार्मिक प्रैक्टिस ऐसी नहीं है, विल एक्चुअली सर्वाइव सच स्क्रूटनी, का मतलब है निरीक्षण, कि चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, सभी धर्मों में अगर हम इस बात को लागू करेंगे ना कि भाई सिर्फ इसेंशियल प्रैक्टिस, सिर्फ उसी चीज़ को मानेंगे कि जिसको हटाने से धर्म पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, तो एडिटोरियल कहता है कि सेव फॉर अ फ्यू फंडामेंटल्स, कि कुछ आधारभूत चीज़ों को छोड़कर, नो रिलीजियस प्रैक्टिस, कोई भी किसी भी धर्म में कोई भी जो प्रैक्टिस है, विल एक्चुअली सर्वाइव सच स्क्रूटनी, वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगी। यानी कि सिर्फ कुछ आधारभूत बातें हैं जिनको अगर हम हटा देते हैं तो धर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, बाकी तो बातें जो है ना वो तो छोटी मोटी बातें हैं। इट वुड बी फार बेटर इफ अ क्लेम फॉर आर्टिकल 25 प्रोटेक्शन इज टेस्टेड अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सच एज इक्वलिटी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी, सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू हेल्थ एंड पब्लिक। एडिटोरियल कहता है इट वुड बी फार बेटर, कि ये बात कहीं अधिक बेहतर होती, इफ़ अ क्लेम, की दावा, फॉर आर्टिकल 25 प्रोटेक्शन, कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत स्टूडेंट्स ने जो संरक्षण मांगा था उसका परीक्षण किया जाता, इज टेस्टेड अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, जैसे कि इक्वलिटी, यानी कि ये जो मूल्य है ना ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे संविधान में, जैसे इक्वलिटी, समानता, डिग्निटी एंड प्राइवेसी है ना, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसकी निजता, सब्जेक्ट टू का मतलब है अधीन होना, ऑफ कोर्स का मतलब है हाँ ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है, सब्जेक्ट टू का मतलब है अधीन होना, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर, कि ठीक है कि आप जब किसी भी चीज़ के लिए इक्वलिटी की बात करते हो, डिग्निटी की बात करते हो, तो ये इक्वलिटी, डिग्निटी और प्राइवेसी जो है इस बात के अधीन है, क्या, कि उनसे पब्लिक ऑर्डर में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, है ना, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर के अधीन है। इन एनी केस, किसी भी सूरत में, द इसेंशियलिटी टेस्ट शुड बी जेटिसन, देखो जेटिसन का मतलब होता है इस चीज़ को हटा देना, त्याग देना, कि ये जो अनिवार्यता का जो टेस्ट है, इसेंशियलिटी टेस्ट, शुड बी जेटिशन्ड फॉर एवर, इसको हमेशा के लिए हटा दिया जाना चाहिए, इफ़ ओनली बिकॉज इट theoretically allows some defining theological concepts to override all else, if only because it theoretically, कि भाई ये जो इसेंशियलिटी टेस्ट है, यानी कि किस धर्म से जुड़ी हुई कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो इसेंशियल है, तो ये जो पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हटा ही दिया जाना चाहिए अगर ये सैद्धांतिक रूप से, बिकॉज इट थियोरेटिकली अलाउज, क्योंकि ये सिद्धांत क्या करता है, सैद्धांतिक रूप से अलाउ करता है सम डिफाइनिंग थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, कि कुछ धर्मशास्त्र से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं अन्य बातों की अपेक्षा। भाई जैसे अन्य बातें क्या हैं, अन्य बातें हैं इक्वलिटी, डिग्निटी, प्राइवेसी, इन बातों को लेकर एडिटोरियल कहता है कि ये हमारे कुछ ऐसे मूल्य हैं जो संवैधानिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब मान लो कोई धार्मिक प्रथा या कोई धार्मिक ट्रेडिशन ऐसा है जो इन मूल्यों के ऊपर हावी है,
तब फिर आप क्या करोगे। इसलिए एडिटोरियल कहता है कि कोई भी ये जो इसेंशियलिटी टेस्ट से जुड़ी हुई जो बातें हैं, है ना, तो इनको क्या है, आप हमेशा के लिए जो है जेटिशन कर दिया जाना चाहिए, इनको त्याग दिया जाना चाहिए। ओवरराइड का मतलब है अधिक महत्वपूर्ण होना, कि भाई अन्य बातों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होना। व्हाट इज एबोरेंट, व्हाट इज अबोरेंट, अबोरेंट का मतलब है और भी ज्यादा जो घिनौना है वो ये, और भी ज्यादा जो घृणित है वो ये। टू व्हाट इज एबोरेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स विल रिमेन सो। देखो यहां तक देखना इस वाक्य को, कि हमारे जो संवैधानिक सिद्धांत हैं, व्हाट इज एबोरेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स विल रिमेन सो, है ना, तो उनके लिए जो चीज घृणित है, व्हाट इज एबोरेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स विल रिमेन सो, हमारे संवैधानिक जो मूल्य हैं, संवैधानिक जो सिद्धांत हैं, उन चीज़ों के लिए जो बात घिनौनी है वह हमेशा वैसी ही रहेगी, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज कंसिडर्ड इसेंशियल टू अ रिलीजन, कि किस चीज को रिलीजन के लिए आवश्यक माना जाता है। कंसिडर का मतलब है यहाँ पे मानना, आवश्यक, कि किसी धर्म के लिए किस चीज़ को जरूरी माना जाता है और किस चीज़ को जरूरी नहीं माना जाता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे संवैधानिक प्रिंसिपल्स हैं, संवैधानिक मूल्य के लिए जो बात घृणा करने योग्य है वह वैसी की वैसी ही रहेगी। यानी कि कोई बात अगर संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है तो वह गलत है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज इंपॉर्टेंट। अब देखना एडिटोरियल का पूरा सार आ जाता है इस लाइन में, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज इंपॉर्टेंट, कि धर्म की स्वतंत्रता जो दी गई है वो महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज फ्रीडम्स आर इंपॉर्टेंट, हर तरह की स्वतंत्रताएं जो हैं वो महत्वपूर्ण है। फ्रीडम्स आर इंपॉर्टेंट एंड नॉट बिकॉज रिलीजन्स आर इंपॉर्टेंट, कि भाई धर्म की स्वतंत्रता जो आपको दी गई है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं कि वो धर्म की स्वतंत्रता है, बल्कि इसलिए कि वह स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा है। तो एडिटोरियल कह रहा है कि अल्टीमेटली फ्रीडम जो है वो महत्वपूर्ण है, रिलीजन महत्वपूर्ण नहीं है हमारे संविधान के अनुसार। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज इंपॉर्टेंट, कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, यानी कि आपका जो धर्म का चुनाव है, आपके धर्म की जो स्वतंत्रता है वो महत्वपूर्ण है। क्यों फ्रीडम्स आर इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार हर तरह की जो फ्रीडम्स है वे इंपॉर्टेंट है, बशर्ते जो फ्रीडम आपको दी जा रही है उससे किसी भी तरह का जो है पब्लिक ऑर्डर में जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। एंड नॉट, है ना, तो फ्रीडम्स आर इंपॉर्टेंट इसलिए, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड नॉट बिकॉज रिलीजन्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि धर्म महत्वपूर्ण है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिलीजन इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर तरह की स्वतंत्रताएं जो है महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के एडिटोरियल का जो सार है वो ये है कि किसी भी तरह की जो स्वतंत्रता है हमें उसे अलाउ करना चाहिए। व्यक्ति की जो भी व्यक्ति मतलब जो भी स्वतंत्रता व्यक्ति चाह रहा है वो स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, बशर्ते वो संविधान के दायरे के अंतर्गत आती हो, वो संविधान के जो नियम है, हमारे संविधान के जो मूल्य हैं उन मूल्यों के खिलाफ न जाती हो, तो हमें हर तरह की व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता देनी चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।